हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जीपैट एंड नाईपैट 2025 के लिए जो फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फार्माकोग्नोसी। ठीक है। एग्जाम कुछ यहाँ पे नाइपर में वो एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा वीडियोस में पॉज हो गया था, बट कोई नहीं, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे। ठीक है। आज ही हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। अबाउट 10 लेक्चर्स, 10 to 12 लेक्चर्स में कंप्लीट फार्माकोग्नोसी कवर करा देंगे जितना आपको ज़रूरत है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं करेंगे, बट जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन आज पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, जिससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड देन प्लांट टिश्यू कल्चर। इतनी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिर वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाथवेज और सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज यार फटाफट से वीडियो स्टार्ट करें, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर हमने फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड अब नाउ फार्माकोग्नोसी भी स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में हमने फार्माटेक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था प्री फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल एंड देन उसके पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, जिसका कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमने कवर कर रखी है चैनल पे, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके एक बार देख लेना। फिर हमने फिजिकल फार्मेसी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, माइक्रोमैटिक्स, ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सॉरी, कल आएगा आपको फिजिकल फार्मेसी में सरफेस टेंशन, उसके बाद फिर फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट लेक्चर। ऐसी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा चीज़ें स्पीड अप करेंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम नहीं बचा है। चलो आ जाओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में, कि पहले थोड़ा सा देख लो कि द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव किया गया दो ग्रीक वर्ड से। पहला वर्ड है आपका फार्माकॉन, जिसका मतलब क्या होता है, ड्रग या मेडिसिन। दूसरा वर्ड है गिग्नोस्को। गिग्नोस्को का मतलब है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, मतलब सिंपल सी बात करें तो ड्रग और मेडिसिन के नॉलेज को एक्वायर करना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस विच ट्रीट्स इन डिटेल द मेडिसिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रूड और प्राइमरी टाइप ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल, मैरीन, माइक्रोबियल और मिनरल सोर्सेज। ठीक है। चलो, बाकी ये सारी डेफिनेशन वेफिनेशन आपको पता होंगी, पढ़ते आ रहे हो। अब हम लोग थोड़ा मेन पोर्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है। ये जो साइंस टेस्ट का जो ये टेबल है, इसको आपको भूलना नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डायोस्क्राइड्स के बारे में। इनको हम लोग फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम याद रखना, मैटेरिया मेडिका। ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी, क्या बुक का क्या नाम था, मैटेरिया मेडिका, जो कि किसमें 19th सेंचुरी में लिखी थी, जिसमें क्या था, कवर्ड अबाउट 600 प्लांट ड्रग्स अलॉन्ग विद सम एनिमल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने कवर किया था। मतलब अबाउट 600 प्लांट ड्रग्स को कवर किया था उसमें, एंड कुछ एनिमल्स एंड मिनरल्स प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने कवर किया था। फिर उसके बाद आए हमारे पास कौन से भाई साहब, सेडलर भाई साहब। सेडलर भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने, इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बोला जाता है, बट इन्होंने फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड नाम नहीं दिया था। इन्होंने बस इनका बुक था मैटेरिया मेडिका में इन्होंने सबसे पहले डिस्कस कर दिया था, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आए अपने पे सेडलर भाई साहब। सेडलर ने क्या दिया, सेडलर ने टर्म दिया फार्माकोग्नोसी, और ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किस, हु गेव द टर्म फार्माकोग्नोसी। ठीक है। तो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी नहीं है ये, इन्होंने दिया था, सेडलर ने दिया था फार्माकोग्नोसी का टर्म। और इनका जो वर्क था वो कौन सा था, एनालिटिका, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है। इनका जो वर्क था वो क्या था, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है। ये इनका वर्क था, ये इन्होंने दिया था। ठीक है। उसके बाद आया सेन नांग। सेन नांग हमारा चाइनीज एम्पायर था। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था क्या, कि पेन टी साओ। पेन टी साओ एक ये ओल्डेस्ट नोन हर्बल कॉन्सेप्ट है। इसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 365 ड्रग्स के बारे में बताया था, और इन्होंने क्या दिया था कि वन फॉर ईच डे ऑफ द ईयर, मतलब ईयर में 365 डेज होते हैं, तो एक डे के लिए एक ड्रग के बारे में इन्होंने बताया, तो टोटल 65 ड्रग के बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद आए अपने पास स्वेडलिनियस साहब ने, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर, प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। ये आप लोग 11th और 12th के बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि लीनियस क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर आता है सुश्रुत संहिता। ठीक है। सुश्रुत संहिता को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। इसमें पूरे कॉस्मेटिक्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है। आयुर्वेदा के अंदर आता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ठीक है। तो ये यहाँ पे सुश्रुत संहिता में क्या बोलेगा कि फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। ठीक है। चरक संहिता में क्या था, चरक संहिता में उन्होंने 50 ग्रुप ऑफ 10 हर्ब्स। ठीक है। चरक संहिता में उन्होंने क्या किया था, 50 ग्रुप ऑफ 10 हर्ब्स को इन्होंने अरेंज किया था, किसमें, चरक संहिता में। ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है, चरक
और ये इधर से संविदा में, सुश्रुत संविदा में फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। एन ले मैरी ने बताया क्या था? एन ले मैरी ने बताया था कि अल्कोहल टू बी यूज्ड एज आइडियल सॉल्वेंट, मतलब अल्कोहल का जो इंपॉर्टेंस बताया था इन्होंने, एन ले मैरी ने बताया था कि अल्कोहल का जो हम लोग यूज़ करते हैं, और साथ में इन्होंने अल्कोहल के एक्सट्रैक्शन मेथड को भी दिया था, ठीक है, अल्कोहल को आइडियल सॉल्वेंट और उसके एक्सट्रैक्शन मेथड को भी इन्होंने बताया था, किसने? एन ले मैरी ने। इसको आप याद रख सकते हो कि अल्कोहल अगर आप पियोगे तो आपकी शादी नहीं होगी, मैरी नहीं होगी, तो मैरी और अल्कोहल किसने दिया था? एन ले मैरी ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग थियोफ्रेस्टस को हम लोग बोलते हैं क्या? फादर ऑफ बॉटनी। एरिस्टोटल साहब थे, उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने क्या किया था? एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग्स इन्होंने लिखा था, जो पब्लिश की गई थी। एनाटॉमिकल एटलस, जैसे हमने एटलस पढ़ते हैं ना हम लोग, जिसमें पूरे वर्ल्ड के मैप्स होते हैं, इन्होंने क्या किया था? उस एटलस को बनाया था, किसमें? क्रूड ड्रग्स के रिलेटेड। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। गैलन को हम बोलते हैं फर्स्ट फार्मासिस्ट या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। फर्स्ट फार्मासिस्ट एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कौन है? गैलन साहब हैं। एडवर्ड बैच, इन्होंने बैच फ्लावर रेमेडीज को डिस्कवर किया था, ठीक। एडवर्ड बैच ने क्या दिया था? अपने नाम से ही बैच फ्लावर रेमेडीज। फिर आता है स्टेस एंड ओटो ने क्या किया था कि एक एल्कोलॉइड का नया एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो था उसको डेवलप किया था। फिर आता है हमारे पास क्या? गैंटल फ्रॉस भाई साहब ने क्या किया था? गैंटल फ्रॉस भाई साहब ने क्या किया था कि इन्होंने टर्म दिया था कौन सा? एरोमा थेरेपी, ठीक है, इन्होंने टर्म दिया था एरोमा थेरेपी, किसने? गैंटल फ्रॉस। फिर आते हैं मेंडल साहब को आपको पता है कि हाइब्रिड प्लांट्स और जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो इनका हाइब्रिड प्लांट का ऑब्जर्वेशन पब्लिश हुआ था मेंडल, ठीक है जी, मेंडल। उसके बाद आता है एम एल सरोफ, अभी जिनकी बर्थ एनिवर्सरी जाके चुकी है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी बोलते हैं किसको? एम एल सरोफ को। यहाँ पे इनका पूरा नाम है महादेवालाल श्रॉफ, और इनका 6 मार्च को था अभी इनका बर्थ। और इसी को हम लोग किस फॉर्म के मनाते हैं? नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, ठीक है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाते हैं 6 मार्च से, किसका? हमारे एम एल सरोफ के बर्थडे पे। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2023 से, ठीक है। नाइपर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइपर में ऐसे ही आपके डेट्स किससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि हम जो एम एल ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा नेशनल फार्मेसी डे एजुकेशन डे कब मनाते हैं, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाना कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमारे नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी पैट में भी है इंपॉर्टेंट और नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जी हैबर ब्लैंड, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात की थी। फिर उसका बेंथम एंड हुकर ने प्लांट क्लासिफिकेशन डेवलप किया था। प्लांट एंड क्लासिफिकेशन किसने डेवलप किया था? बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात कर ली हमने, इनके बारे में आपको याद रखना, खासकर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको जरूर ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आयुर्वेदा सिस्टम, जिसको अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 थ्योरी थी, पंचमहाभूता थ्योरी और त्रिदोषा थ्योरी, क्या होती है अभी हम देखेंगे। फिर आता है होम्योपैथिक थ्योरी। अब देखो होम्योपैथिक में आपको बस इतना याद रखना, अभी आपने यहाँ पे देखा ना, फादर ऑफ होम्योपैथी ये था, यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर का था, और फादर ऑफ होम्योपैथिक में इन्होंने सैमुअल हैनमैन थे, ओके हाँ। होम्योपैथी में कौन था? सैमुअल हैनमैन, ठीक है, हैमैन ऐसे कुछ नाम था, देखें ना आप एक बार, मैं नाम बोल रहा हूँ बट ऐसे ही नाम था, ठीक है। उसके बाद अपना क्या था? बेस्ड ऑन द, अब होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल था वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे इसका आपको एक लाइन याद रखना है, लाइक कैन बी क्योर्ड बाय लाइक, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, ठीक है, ये याद रखना, ये प्रिंसिपल जो है होम्योपैथी का। होम्योपैथी का आपको क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, प्रिंसिपल से ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल है किसका? होम्योपैथी का, सैनुआ कमल में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बात करें सिद्धा सिस्टम की बात करें तो अचीवमेंट ऑफ सिद्धास, इस सिद्धा वर्ड से है, ठीक है। इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है? चित का मतलब क्या होता है? परफेक्शन इन लाइफ और हेवनली ब्लेस। और यहाँ पे आता है सिद्धार्थ अगस्त्यार, जो कि फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन के फादर बोले जाते हैं, किसको? सिद्धार्थ अगस्त्या को फादर ऑफ बोला था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था नाग मुनि, ठीक है, उस बुक का नाम था नाग मुनि। और ये 2017 का क्वेश्चन है, शायद जीपैट में क्वेश्चन है या नाइपर में, बट ये 2017 का क्वेश्चन है, नाग मुनि। उसके बाद चाइनीज सिस्टम में यिन यांग थ्योरी आती है, ठीक है, यिन यांग थ्योरी। यिन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था डार्क से, यान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था लाइट से, और इनके अंदर 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ की भी थ्योरी आती है, किसमें? चाइनीज सिस्टम में। चलो, अब अगला हम बात करें तो यूनानी सिस्टम में हमारे पास 2 थ्योरीज आती है, एक आती है हिपोक्रेटिक थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स, और दूसरी आती है पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ 4 प्रॉक्सिमेट क्वालिटीज, ठीक है। ये इनकी थ्योरी, वो इनके बारे में आपको पता है, इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा अपने उसमें, अगर नहीं पढ़ा है तो अब बस आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। अब इसका एक एम क्या था? इसका एम था कि डिसीज को ट्रीट करना है,
इनका यूनानी सिस्टम का क्या एम था, डिसीज को ट्रीट करना है, सिम्टम्स को नहीं। देखो कुछ में क्या होता है, सिम्टम के ट्रीटमेंट के होते हैं, इनमें सिम्टम्स को ये ट्रीट नहीं करते थे, ये डिसीज को ट्रीट करते थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के बारे में, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे फॉर इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं और कौन कौन से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है PYQs में भी, और पूछता अभी रिसेंटली इसमें 2023 से भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ठीक है, चलो अब देखो इसमें 2 3 4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अरिष्टा के बारे में। ठीक है, अरिष्टा है, अस्वा है, अवलेह, भस्म, चूर्ण, घुटिका, घृता या लेपा। ठीक है, अब अरिष्टा में क्या करते हैं, द क्रूड ड्रग्स आर पाउडर्ड एंड इट्स डिकॉक्शन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, द डिकॉक्शन को पहले हम मतलब क्या करेंगे, जो हमने क्रूड क्रूड ड्रग जो है उसको हम लोग पाउडर किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको डिकॉक्शन बनाया। ठीक है, इस प्रिपेयर्ड दैट दिस डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड एंड ट्रांसफर टू अ फर्मेंटेशन वेसल। इसमें हम इस डिकॉक्शन जो हमने बनाया उसको हम लोग फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फर्मेंटेशन वेसल में डालेंगे। सुगर और पाउडर इज एडेड टू द वेसल एंड बॉइल्ड ड्यूरिंग द सोकिंग एंड जनरेटिंग एल्कोहल। अब इसमें हम लोग फिर शुगर करेंगे, शुगर लास्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम वेसल में लेके जब उसको बॉयल करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि अल्कोहल का जनरेशन हो जाएगा, और अल्कोहल जब जनरेट हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, वो क्रिएट कर देगा इनफाइनाइट सेल्फ लाइफ। तो अल्कोहल इसमें खुद एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो जो हमारा अरिस्टा एंड अस्वा है, इनकी जो है सेल्फ लाइफ होती है, ये क्या होती है, ये होती है इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों में मेनली आपको 2 चीज़ें, एक डिफरेंस है बस, अस्वा और अरिष्टा। इसमें जो एक मेजर डिफरेंस क्या है कि देखो अगर अरिष्टा में देखो तो अरिष्टा में हम लोग शुगर क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर हम ऐड कर रहे हैं बाद में, फर्मेंटेशन होने के बाद। मतलब हम पहले डिकॉक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। बट अगर हम सेम अस्वा की बात करें, असावा की बात करें, तो उसमें हम शुगर और जैगरी को पहले ऐड कर ले रहे हैं, फिर बॉयल करके फिर कूल कर रहे हैं। तो बस यही एक मेजर डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस जो है वो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अल्कोहल जनरेशन, इनफाइनाइट सेल्फ लाइफ सेम है, बस यही एक मेजर डिफरेंस है। इसका एग्जांपल है सोक्रिस्टा, इसका एग्जांपल है पुनर्नवा वसावा। ठीक है, अब अवलेहा की बात करें तो प्रिपेयर्ड बाय द रिपीटेडली बॉइलिंग द डिकॉक्शन एंड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेडली बॉयल करते हैं डिकॉक्शन को, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं अब द ड्रग एंड कंडेंसिंग विद शुगर एंड जैगरी। ठीक है, फिर उसके बाद उसको शुगर और जैगरी के साथ हम उसको कंडेंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे घर पे आपने देखा होगा कि अभी होली में खोआ बना होगा, गुजिया के लिए खोया जो बनाया जाता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको बार बार कंटिन्यू बॉयल करते हैं, रिपीटेडली बॉयल करते हैं जब तक एकदम वो हमें थिक एक्सट्रैक्ट नहीं मिल जाता। तो वही काम हम लोग इसमें करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, ये द्रक्षा अवलेहा है। भस्मा, भस्मा सिंपल सी बात है, ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, इन विच द मेटल और मिनरल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऐश। जिससे हम या मेटल या मिनरल जो है उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं विद हर्बल जूस और फ्रूट्स के एक्सेट्रा के साथ। चूर्ण, चूर्ण सिंपल सी बात है, फाइन पाउडर ऑफ द ड्रग। कोई भी ड्रग का अगर फाइन पाउडर बना दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चूर्ण। फिर आता है घुटिका या वटी। घुटिका या वटी हम एक ही नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैबलेट या पिल्स। फिर घृता या तेला, मेडिकेटेड घी और ऑयल्स, घृत तेला। लेप, ड्रग इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। ठीक है, ड्रग को अगर हम एक पेस्ट के फॉर्म में देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेप। ठीक है, उसके बाद एक आता है प्राश। प्राश आपका आता है जैसे कि फॉर द सेमी सॉलिड और पैलेटेबल प्रिपरेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राश। ठीक है, तो ये सिंपल सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखना। अब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की जो थ्योरीज थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 2 थ्योरी थी, आप एक पंचमहाभूता थ्योरी, एक त्रिदोषा थ्योरी, 2 थ्योरी थी। तो पंचमहाभूता थ्योरी का मतलब क्या था कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पंचमहाभूता थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओ सॉरी, ठीक है, पंचमहाभूता थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, 5 बेसिक एलिमेंट्स थे, और त्रिदोषा थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, 3 पिलर्स थे। ठीक है, तो 5 बेसिक एलिमेंट्स में कौन कौन सा था, पृथ्वी मतलब अर्थ, जल मतलब वाटर, तेज मतलब फायर, वायु मतलब एयर, और आकाश मतलब ईथर। ठीक है, और 3 पिलर जो थे, वत्त मतलब स्पेस एंड वायर, पित्त मतलब अग्नि एंड वाटर, कफ मतलब वाटर एंड अर्थ। इसको आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर्स ऑफ द त्रिदोषा, ये पूछ सकते हैं। या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वत्त, वात पित्त, वात पित्त कफ, इसका कंपोजिशन क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वात में हम स्पेस एंड एयर का यूज करते हैं, जबकि अगर हम पित्त की बात करें तो अग्नि एंड वाटर का यूज करते हैं, कफ की बात करें तो हम क्या, वाटर एंड अर्थ का यूज करते हैं। ठीक है, पृथ्वी, अर्थ, और यहाँ पे पृथ्वी मतलब अर्थ, जला मतलब वाटर, तेजा मतलब फायर, वायु मतलब एयर, और आकाश मतलब ईथर। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीड। सीड के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात कर ले तो क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं सीड में, और उसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। एक मिनट, इससे इसको बढ़े, बट इससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। इसमें जैसे ये चीज़ें तो आप लोग पता है, एक और चीज़ें होती है आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेदा के अंदर ही, उसको एक बार आप देख लो, उससे भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो उसमें क्या क्या होता है मैं बता दूं। एक होता है रसा। ठीक है, रसा का मतलब क्या होता है, टेस्ट। ठीक है, रसा का मतलब हो गया टेस्ट। दूसरा होता है गुणा। ठीक है,
गुना का मतलब हो गया क्या आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। गुना वीर्य, ठीक है। वीर का क्या मतलब हो गया, वीर का मतलब हो गया पोटेंसी, ठीक है। रसा गुना वीर्य, उसके बाद आता है आपका क्या, विपक, ठीक है। विपक, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, ठीक है। डाइजेशन के बाद जो इफेक्ट होने वाले हैं, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, ठीक है, विपक हो गया। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है एक लास्ट जो आता है वो आता है प्रभाव। प्रभाव मतलब जो ड्रग का इफेक्ट जो आने वाला है, ठीक है, प्रभाव, ठीक है। वीर्य, विपक, प्रभाव। प्रभाव मतलब क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ ड्रग, आपके जो ड्रग का जो इफेक्ट आने वाला है, इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इसमें थी, सबसे पहले थी रसा, रसा का मतलब हो गया टेस्ट। फिर आता है गुना, गुना का मतलब हो गया फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। वीर्य, वीर्य का मतलब हो गया पोटेंसी। विपक का मतलब हो गया पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। और प्रभाव, प्रभाव का मतलब हो गया इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। अब एक और चीज इसमें आती है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि किस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है। अब हमारे इसमें एक और आयुर्वेदा में सप्त धातु थ्योरी की भी बात की गई है। हमने त्रिदोषा बताया, उसमें सप्त धातु थ्योरी। सप्त धातु थ्योरी का मतलब उसमें ये बताया कि जो हमारी बॉडी थी वो 7 मेन पार्ट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो 7 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। कौन कौन से 7 मेन पार्ट से जो है वो बॉडी मिलकर बनी हुई है, ठीक है। उसमें भी आता है आपका क्या, रसा। रसा का मतलब हो जाता है वहाँ पे लिम्फ, ठीक है। हमारी बॉडी में लिम्फ है। लिम्फ को आयुर्वेदा में किस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया गया, लिम्फ को आयुर्वेदा फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया किससे, रसा के फॉर्म में। फिर आता है रक्त। रक्त आप लोग को पता ही होगा, रक्त को किससे रिप्रेजेंट किया गया, ब्लड से, ठीक है। रस रक्त हो गया। उसके बाद आता है मेदा, ठीक है। मेदा का मतलब क्या हो गया, एडिपोज टिश्यू। मेदा का मतलब हो गया आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है ममसा, ठीक है। मेदा के बाद आता है क्या, ममसा। ममसा का मतलब हो गया क्या आपका, फ्लैश, ठीक है। ममसा का मतलब हो गया फ्लैश। उसके बाद आता है मज्जा। मज्जा का जो मतलब हो गया आपका हो गया नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, मज्जा। उसके बाद आता है शुक्र, ठीक है। शुक्र का मतलब हो गया आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड हो जाता है। शुक्र आपका हो जाता है किससे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है अस्थि। अस्थि जो आपकी हो जाती है वो हो जाती है क्या, बोन, ठीक, समझ गए बात को। तो ये देखो, अब ये सप्त धातु थ्योरी हो गई, त्रिदोषा थ्योरी हो गई, पंच धातु थ्योरी हो गई, सारी थ्योरीज हमने कवर कर ली, बस आपको याद रखना है बस, ठीक है। और अब देखो सप्त धातु में क्या होता है, सप्त धातु में रसा मतलब लिम्फ, रक्ता मतलब ब्लड, मेदा मतलब एडिपोज टिश्यू, ममसा मतलब फ्लेश, मज्जा मतलब नर्वस टिश्यू, शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव और अस्थि मतलब बोन, ठीक है। बाकी हमने त्रिदोषीय और बाकी सारी हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि त्रिदोषा में वात मतलब स्पेस एंड एयर, पित्त मतलब अग्नि एंड वाटर, कफ मतलब वाटर एंड एयर। पंचधातु थ्योरी में हमने पढ़ा पृथ्वी मतलब अर्थ, जला मतलब वाटर, तेजा मतलब फायर, वायु मतलब एयर, आकाश मतलब ईथर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इस कुछ हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीड, सीड्स के जो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है अरिस्टा। अभी जो हमने ऊपर अरिस्टा अश्वा पढ़ा वो अलग है, ये आपका अरिस्टा जो है ये अलग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग कहीं कहीं आपको अगर इसमें देखो अरिस्टा की जगह अगर आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग AWN, ठीक है, ये आपका कहीं नहीं AW इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, तो आप दोनों सेम ही है, ठीक है। अब अरिस्टा का क्या मतलब है, स्टिफ ब्रिशल लाइक अपेंडेजेस विथ मेनी फ्लावरिंग ग्लूम्स। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक स्टिफ ब्रिशल लाइक अपेंडेजेस होता है जिसका कई सारे फ्लावरिंग ग्लूम्स के साथ। इसका एग्जांपल है कौन सा, स्ट्रोपैंथस। आपको एग्जांपल याद रखना है। अरिल, अरिल क्या होता है, सक्सेलेंट ग्रोथ फ्रॉम द हाइलम कवरिंग द होल सीड। मतलब क्या है, ये ग्रोथ जो है वो हाइलम से होके पूरी सीड को कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरिल। और ये अरिस्टा जो हो गया वो हो गया स्टिफ ब्रिशल लाइक अपेंडेजेस विथ मेनी फ्लावरिंग ग्लूम्स। इसका एग्जांपल हो गया क्या, नटमेग। कार्नकल, कार्नकल की बात करें तो आप वार्टी आउटग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माइक्रोपाइल, ठीक है। वो एक वार्टी आउटग्रोथ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, माइक्रोपाइल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्नकल।
कार अंकल या कार अंकल बोल सकते हो, कार अंकल। अब इसको आप याद रखो, कार अंकल क्या कर रहे थे, वैन में क्रो कैश ले जा रहे थे, ठीक। कार अंकल ने क्या किया, वैन में क्रो कैश ले जा रहे थे। अब वैन से आपका याद हो जाएगा वायोला, क्रो मतलब क्रोटॉन, कैश मतलब कैस्टर। कार अंकल जो थे वो वैन में क्रो कैश लेके जा रहे थे। इसमें देखो आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेनली एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ठीक है। तो कार अंकल जो थे वो क्या कर रहे थे, वैन में क्रो ले जा रहे थे, क्रो कैश ले जा रहे थे, ठीक। तो कार अंकल से हो गया आपका कार अंकल, उसके बाद वैन मतलब वायोला और क्रो मतलब क्रोस्टॉन, कैश मतलब कैस्टोर। इसमें ये हमारा प्रेजेंट होता है वाईटी आउटग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माइक्रोपाइल, ठीक है। अब एरिल हमारा कहाँ से हो रहा था, वो हाइलम से हो रहा था। कार अंकल जो है वो कैरंकल जो बोलते हैं इसको, वो आपका माइक्रोपाइल से हो रहा है। फिर आता है, अब अगला जो आता है वो होता है क्या, स्ट्रोफियोल क्या है, एक इनलार्ज फ्यूनिकल जो है वो इनलार्ज हो जाती है, तो उसको हम लोग स्ट्रोफियोल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया क्या, धतूरा, कॉल्चियम सीड्स। फिर आता है हेयर आउटर ग्रोथ रिजेंबलिंग द हेयर की तरह जो आउटर ग्रोथ हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, गॉसिपियम हो गया और कैलोट्रोपिस। फिर एरिलोड में ये एरिल हो गया, ये एरिलोड। अब देखो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि एरिल जो है वो आपका हाइलम से ओरिजिनेट होता है, बट जो आपका एरिलोड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो माइक्रोपाइल से हो रहा है। एरिल भी हाइलम से ओरिजिनेट होकर होल सीड को कवर करता है, एरिलोड भी होल सीड को कवर करता है, बट वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो ओरिजिनेट होता है माइक्रोपाइल से। इसका एग्जांपल हो गया कार्डमम, और एरिल का जो एग्जांपल हो गया वो हो गया नटमेग। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको सेपरेटली याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी जो इंपॉर्टेंट समरी है वो मैंने इस टेबल में डाल दिया, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज एन इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट और टिश्यू अंडर द असेप्टिक एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम प्लांट और टिश्यू को कल्चर कराना, उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जेलिंग एजेंट्स का यूज होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स देते हैं, सप्लीमेंट्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारी चीजें हमें दी जाती, हम वहां पे क्या करते हैं, देते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे पहले जेलिंग एजेंट की बात करें, तो जेलिंग एजेंट हमें पता है, हम अगर दे सकते हैं जेलिंग एजेंट में, जो क्या करता है, यूज्ड एज ग्रोथ मीडियम टू सॉलिडिफाई द न्यूट्रिएंट मीडिया। अब देखो ये क्या करता है कि न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिडिफाई कर देता है, और जिसमें जो हमारे ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड मीडिया। फिर नेक्स्ट जो आता है अपने पास, नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्या, इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखो, इनको आपको याद रखना है, जो क्वांटिटी जो 0.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो, 0.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो होता है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो 0.5 से कम हो वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैग्नीशियम। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा हमारे पास, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे हमारा आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होगी वो हमारा इसमें आ जाएगा। अब ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की बात करें तो कार्बन सोर्स होता है, कार्बन सोर्स की बात करें तो सुक्रोज और ग्लूकोज मेनली हम लोग कार्बन सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, सुक्रोज और ग्लूकोज। और अदर जो सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं कौन कौन से, जैसे अगर पीएच की बात करें तो पीएच मेंटेनेंस हमारा टिपिकल जो पीएच होना चाहिए वो कितना 5.5 टू 5.7 के बीच में होना चाहिए। विटामिन दे सकते हैं, विटामिन में हम दे सकते हैं, लाइक एग्जांपल विटामिन में निकोटिनिक एसिड हो गया, पायरिडॉक्सिन हो गया, ठीक है। थायमीन हो गया, थायमीन सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, थायमीन जो है वो सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। उसके बाद हम उसके अलावा निकोटिनिक एसिड, पैराडॉक्सिन दे सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल टू इम्प्रूव द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। और अमीनो एसिड्स में क्या दे सकते हैं, ग्लाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो ऑक्सिन क्या करता है, ये पॉइंट याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, इसमें पूछने के चांसेस है, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, कैलस फॉर्मेशन को इंड्यूस कराता है, और हमारा रूट डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन को वो कराता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कैलस, सेल डिवीजन, रूट डिफरेंशिएशन, ये सारा काम ऑक्सिन का है, ठीक है। आप नोट्स में ऐड कर लेना। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन भी प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, और साथ में सूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। जिबरलिंस की बात करें, जिबरलिंस प्रमोट करता है स्टेम इलॉन्गेशन एंड सीड जर्मिनेशन को प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है। इसके अलावा एक एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वो डिक्रीज करता है हमारा किसका, इससे जो हमारा स्ट्रक्चर है, लैक्टिक एसिड जो है वो डिक्रीज करता है ग्रोथ को, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। और इसका अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फॉर बेस्ट ग्रोथ, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना इंट्रोडक्शन का अलग है, लाइक हमारा बायोसिंथेटिक पाथवेज हो गया, फिर इवेल्युएशन हो गया, स्टोमेटा हो गया, ये सारी चीज़ें विथ ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर अगले आने वाले वीडियोस में हम एक एक कंपाउंड लाइक एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन ऐसे लेके उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रखा। आप बताओ चीज़ें कैसी लगी आपको, क्या और हम ऐड कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो,
ठीक है। नोट्स आपको यहाँ वेबसाइट पे मिल जाएगी, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देते हैं नोट्स, वहाँ से भी आप ले सकते हो जाके, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे नोट्स निकाल के लाने में, सारी चीज़ें लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों के लिए। बट सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे एग्जाम से पहले, बोला है मैंने 25 अप्रैल से पहले मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, तो वो कवर करा दी जाएंगी, बट आपको सपोर्ट बना के रखना, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।